Now, today we start गॉस लॉ। इससे पहले अपन ने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो है गॉस लॉ ये बताता है कि वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। गॉस लॉ क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वही अपन यहां पर समझते हैं। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, closed surface is equal to multiple of 1 upon epsilon 0 and total net charge inside the surface, closed surface। तो यहां आप जो है डेफिनेशन से अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है क्लोज सरफेस ई डॉट ds। ये अपन ने जो है पिछले लेक्चर्स में इसको मैंने आपको बताया था। तो यह जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है? सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोज सरफेस इसको जो है अपन गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। यह क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस कौन कौन सी हो सकती है आपके पास? आपके पास सिलेंडर हो सकता है, आपके पास जो है वो स्फीयर हो सकता है, आपके पास जो क्यूब हो सकता है, आपके पास क्यूबॉइड हो सकता है, और आपके पास जो है वो कॉइन हो सकता है। तो आपको जो कंडीशंस हैं वो क्या है? गॉस लॉ की पहली कंडीशंस यही है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो पहली कंडीशंस को अपन ये कह सकते हैं क्लोज सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस आपका सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब या क्यूबॉइड और कॉइन हो सकता है। दूसरी चीज क्या बताती है कि जो नेट चार्ज यानी Q, नेट चार्ज, यह Q जो है आपका इनसाइड द क्लोज सरफेस होगा। ये ध्यान रखना, इनसाइड द क्लोज सरफेस होगा, इनसाइड द क्लोज सरफेस होगा। जो भी आपको क्लोज सरफेस आप ले रहे हैं उसमें जो चार्ज होगा वो उसके इनसाइड होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना, वो कैसा होगा? नेट चार्ज होगा। और यहां पर थर्ड जो पॉइंट आता है एप्सिलॉन 0, यहां पर जो है वो मीडियम आपका कैसा मान रहे हैं? एयर और वैक्यूम। मीडियम आपको कैसा होना चाहिए? एयर और वैक्यूम होना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट्स आपका क्या कहलाता है? गॉस लॉ कहलाता है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस और या क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये स्टेटमेंट्स आपका क्या कहलाता है? गॉस लॉ कहलाता है। बेसिकली गॉस लॉ का जो यूज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, और वह उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज के कारण, तो उसके लिए अपन जो है गॉस लॉ का यूज करते हैं। और गॉस लॉ का मेन यूज यही है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। और यही आपने जो है एप्लीकेशंस के रूप में अपन जो है यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस गॉस लॉ को अपन जो है वो प्रूफ करते हैं।
स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि phi इक्वल्स टू कितना होता है सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस गॉस लॉ का अपन प्रूव करते हैं। साइंस में कोई भी चीज विदाउट प्रूफ अपन नहीं कह सकते, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं किस तरीके से अपन इसको प्रूव करें। तो अपन जो है वह कुलाम्स लॉ को यूज लेते हुए इस गॉस लॉ को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ Gauss law by using Coulomb's law, by using Coulomb's law। यानी Coulomb's law का यूज करते हुए अपन गॉस लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, इसी का एक एग्जांपल या अपन एक प्रूफ स्टेटमेंट को देखते हैं। Let A sphere एक अपने पास क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, Q, रेडियस कितनी है, कैपिटल R। R is the radius of the sphere और इस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज Q है। इस स्फीयर के सेंटर पर चार्ज Q है। तो इस स्फीयर में टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या ना दोस्तों, कोई भी क्लोज सरफेस है उस सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज है उस नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 मल्टीपल ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यही गॉस लॉ को कह रहा है। उसी गॉस लॉ का अपन जो है वो प्रूफ देख रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या लिया, एक स्फीयर लिया और इस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज आपको दे रखा है Q दे रखा है। अब मैं इस स्फीयर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यही मुझे जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्फीयर को छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे ये आपके पास सरफेस S1 है, ये स्फीयर जो है एक सरफेस जो है ये इसका S2 है, ये स्फीयर है इसका सरफेस का पार्ट S3 हो गया। फिर मैंने इसको और डिवाइड किया, S4 हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो है एक सरफेस हो गया S5 हो गया और एक सरफेस जो है यहाँ पे हो गया आपके पास S6 हो गया। छोटे छोटे स्फीयर में सरफेस को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैंने एक स्फीयर एक सरफेस को यहाँ पर लिया, ये सरफेस। इस सरफेस पर इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए कि इसका एरिया ds है। इस सरफेस का एरिया कितना है, ds है। तो इस एरिया के बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर होगा। तो यह परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ से जो है वो इसकी परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर होगा। इसी तरीके से ये सरफेस है, इसका भी एक एरिया वेक्टर अपन ने मान लिया ds हो गया, तो इसके भी परपेंडिकुलर पासिंग होगा आपका एरिया वेक्टर होगा। सिमिलर जो प्रोसेस होगा यहाँ पर भी होगा, इस सरफेस के लिए भी होगा, इस सरफेस के लिए भी होगा आपका, इस सरफेस के लिए भी यहाँ पर जो है वो ds आपका होगा। यानी एरिया वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये अपन जानते हैं। तो यानी एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फॉर स्फीयर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो सेंटर के स्फीयर में होगा और यह स्फीयर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। यानी इसका E का डायरेक्शन भी जो है वह ds के अनुसार ही है, उसी के डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि E और ds एक ही डायरेक्शन में
है। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा ई और ds के बीच में, वो थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब अपन जानते हैं सरफेस S1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, सरफेस S1 एट द सरफेस S1 पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅1 है, कितना है, d∅1 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स वो कितना होगा आपके पास, E डॉट ds होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅1 कितना हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा। देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं E ds cos थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, E ds। क्यों, थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 0 है। इट्स मींस क्या हुआ कि E और ds एक ही डायरेक्शन में है। इसी तरीके से सरफेस S2 पर अपन बात करें, सरफेस S2 पर तो d∅2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास E ds, यानी यहाँ पर भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा E ds हो जाएगा। इस तरह से सरफेस S3, सरफेस S4, सरफेस S5, सरफेस S3 का अपन निकालेंगे। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन जो है कंप्लीट स्फीयर के लिए यहाँ पर बात करें, फॉर स्फीयर के लिए तो अपन कैसे इंटीग्रेशंस ऑफ d∅ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस की बात करेंगे तो आपके पास E ds आ जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे phi इक्वल्स टू आपके पास आ गया, E आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि यह स्फीयर जो है आपका हमेशा एक इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो E इक्वल्स टू आपके पास आ गया कांस्टेंट E डॉट ds। अब अपन जानते हैं एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपके पास, दैट्स द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अपन जानते हैं कि किसी चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यह मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, वो भी स्फीयर के लिए। तो E इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज कितना है Q और रेडियस यानी डिस्टेंस कितनी है r²। यह आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान का वैल्यू होगी। इसी तरीके से आपके पास S सरफेस एरिया होगी स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होता है, स्फीयर का एक सरफेस एरिया होता है। आर्क रेडियस का स्फीयर है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वह कितना होगा, 4 पाई r²। ये हो जाएगा आपके पास इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो E और S की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ E एंड S इन इक्वेशन फर्स्ट। तब यहां पर आपके पास phi इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r² इनटू S होल सरफेस के लिए यह कितना है आपके पास 4 पाई r²। तो ये मैंने जो है 4 पाई r² को यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ से आप देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका r और ये r² कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी यही आपका एक गॉस का रूल्स है, गॉस का लॉ है। यही अपन ने प्रूव किया, यानी प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलॉम्स को। कूलॉम्स को यानी E की वैल्यू जो कूलॉम्स लॉ के रेस्पेक्ट में आती है आपके पास E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को r²। ये स्टेटमेंट है वो कूलॉम्स लॉ से ही आपके आता है। अब यहां से आप समझ गए कि phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज। यहां पर कहीं भी r नहीं आ रहा था, r की वैल्यू आई नॉट डिपेंडेंट साइड, और यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड शेप का भी नहीं आ रहा है, कोई शेप आपने कोई स्पेसिफाइड कंडीशन हो रही नहीं हुई, ओनली फॉर डिपेंड ऑन द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यही गॉस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसके ऊपर वह डिपेंड्स होता है। तो क्या क्या इसको प्रूव करने के लिए, सबसे पहले मैंने एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर की रेडियस कितनी है r है, उस
स्फीयर को मैंने छोटे-छोटे सरफेस में डिफाइन कर दिया, तो उसमें से मैंने एक सरफेस S1 लिया और उस सरफेस का मैंने सरफेस एरिया वेक्टर जो है मैंने कैलकुलेट किया। तो हमेशा आप ध्यान रखना कोई भी एरिया वेक्टर जो होता है उस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो यानी इस स्फीयर के लिए परपेंडिकुलर ds जो होगा वो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अब यह स्फीयर जो है एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, या तो कह सकते हैं कि इस चार्ज q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह ds और e दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो अपन कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, यानी ds और e के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू वो कितना होगा आपके 0 डिग्री होगा। ये अब अपन क्या करते हैं एक सरफेस का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं ds और e phi इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है d phi इक्वल्स टू e डॉट ds होता है e ds cos थीटा थीटा इक्वल टू 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा e ds होगा। इस तरह से सरफेस s2 s3 s4 s5 s6 s7 एंड अप टू होल सरफेस, इस स्फीयर के कंप्लीट सरफेस पर आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा phi इक्वल्स टू e इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इनटू ds। अब यहां से आपके पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आ गया। अब अपन जानते हैं किसी भी चार्ज q के कारण r रेडियस की किसी स्फीयर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, वो होता है 1/4 pi epsilon 0 q upon r स्क्वायर होता है। और यह आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 pi r स्क्वायर। E और S की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर ली, तो यहाँ से आपके phi इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 q upon r स्क्वायर इनटू 4 pi r स्क्वायर। तो यहाँ से 4 pi r स्क्वायर और 4 pi r स्क्वायर आपके पास क्या बच गया q इक्वल्स टू phi इक्वल्स टू q upon epsilon 0। और यही आपका क्या है गॉस लॉ कहलाता है, इट इज ए गॉस लॉ। अब यहाँ पर गॉस लॉ से संबंधित कुछ जो है वो कंडीशंस भी है और कुछ जो है वो आपको ध्यान रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अब गॉस लॉ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है कि गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंड नहीं होता है। क्लोज सरफेस आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। Gauss law does not depend on the size of the closed surface. Closed surface की size पर depend नहीं होता है। अब देखिए आप, अभी मैंने जो है एक आपके स्फीयर लिया था, इस स्फीयर की रेडियस कितनी ली थी मैंने r ली थी। अब मान लीजिए कि मैं इसकी रेडियस जो है 2r कर लेता हूँ, इसकी रेडियस कितनी कर लेता हूँ मैं 2r कर लेता हूँ, जस्ट डबल कर लेंगे, यानी साइज क्या होगी इंक्रीज होगी। तो गॉस लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा चेक करेंगे। अपन जानते हैं E इक्वल टू कितना होगा 1/4 pi epsilon 0 q upon r स्क्वायर जो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। और जो उसका सरफेस एरिया है S इक्वल टू वो कितना होगा 4 pi r स्क्वायर जो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। तब यहां से जो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा phi इक्वल टू E डॉट S 1/4 pi epsilon 0 q upon 2r स्क्वायर into 2r square 4 pi 2r square 4 pi 2r square। तो कहने का मतलब क्या, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ 4 pi से 4 pi, तो phi इक्वल्स टू आपके पास कितना बचा q upon epsilon 0। तो मैंने साइड जस्ट डबल की, लेकिन रिजल्ट आपका कितना आया q upon epsilon 0 ही आया। इट्स मींस ये प्रूफ है कि गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, यानी जो भी आपके पास क्लोज सरफेस है उसकी साइज पर गॉस लॉ डिपेंड नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा जो इसका कांसेप्ट है गॉस लॉ का,
शेप पर भी डिपेंड्स नहीं होता है। सेकंड जो उसका है वो है आपके पास गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सरफेस या क्लोज सरफेस। शेप पर भी डिपेंड नहीं होता, कोई भी शेप आप ले लीजिए। जैसे मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने एक क्यूबॉइड दिया और यहाँ पर उसका जो चार्ज है Q, तो उसके अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक सिलेंडर लिया, इस पर सेंटर पर चार्ज है Q, तब फाई कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर मैंने जो एक कौन लिया, यहाँ पर उसके सेंटर में Q है, चार्ज कितना है Q है, तो 5 पर कितना हो जाएगा आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक मैंने सेट लिया आपके पास जो है वो स्फीयर लिया मैंने, तो यहाँ पर उसका चार्ज है Q, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 5 अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी इसकी साइज पर भी डिपेंड, शेप पर भी डिपेंड नहीं होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। कहने का मतलब क्या है, गॉस लॉ डिपेंड्स ऑन द चार्ज। इस चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इस चार्ज के द्वारा किसी क्लोज सरफेस से कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है, यही गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज Q के द्वारा सिमेट्रिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है, यही है मेन इंपॉर्टेंट चीज। चार्ज Q के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास हो रही है। अब वो आपका क्लोज सरफेस कुछ भी हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कॉइन हो, स्फीयर हो, कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसको डिपेंड करना है उसके इस क्लोज सरफेस पर चार्ज कितना है, उसके ऊपर ही वो डिपेंड्स होता है। यही इसकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। थर्ड जो उसका पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है इसका कि आपके जो गॉस लॉ होता है वो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज, यानी एक ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड में एक चार्ज है Q1 और इनसाइड में आपके चार्ज Q1, Q2 और Q3 है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि इनसाइड द क्लोज सरफेस नेट चार्ज यानी phi इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 Q3 और ये Q4, Q1 Q2 Q3 और Q4 इसका नेट चार्ज कितना होगा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। Q1 पे डिपेंड नहीं होगा, Q1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि इस क्लोज सरफेस के इनसाइड, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना नेट चार्ज है वही कैलकुलेट किया जाएगा फ्लक्स के केस में। और अगर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो आपको आउटसाइड के चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है उसी पर वह डिपेंड्स होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी चार्ज का कितना अमाउंट इस क्लोज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पर डिपेंड होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिपेंड्स ऑन amount of charge distributions in closed surface, इसके ऊपर ही वह डिपेंड्स होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। क्लियर? अब ये चार्ज इस क्लोज सरफेस में किस जगह, कौन सी लोकेशन पे, उसको कोई उसको नहीं, मान लीजिए कि Q4 जो है वो Q3 यहाँ पर है, इस सरफेस के लोकेशंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता, चार्ज की लोकेशन कहाँ पर है वह डिपेंड नहीं है, सिर्फ तो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब ये चार्ज इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे है या इस क्लोज सरफेस के नियर है या इस क्लोज सरफेस के थोड़ा और कम नियर है, तो वह लोकेशन पे डिपेंड्स नहीं होता है, डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। पर वो डिपेंड्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स होता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द चार्ज
इन क्लोज्ड सरफेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गॉस लॉ से संबंधित। साइज शेप पे डिपेंड नहीं होता है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं होता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसी के ऊपर डिपेंड होगा, और वो नेट चार्ज होगा इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस होगा। अब यहाँ पर इस गॉस लॉ का जो यूज है वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में, गॉस लॉ का जो यूज है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में आपको जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस फॉर गॉस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशंस, सम कंडीशंस होती है। पहली कंडीशंस ये होती है कोई भी सरफेस आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए, यूज ओनली क्लोज सरफेस, जिसको अपन क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। दूसरा जो होगा वो होगा इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड जो होगा आपके पास जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, आपके सिमेट्रिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कंडीशंस है, यानी E इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा ध्यान रखना ये चीजें, E इज ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होगा एंगल बिटवीन E एंड S। इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वेक्टर के बीच में जो एंगल है या तो आपका 0 डिग्री होगा या आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन की एग्जाम में पूछी जाती है कि कंडीशन ऑफ द पहला क्या होना चाहिए, यूज ऑन द क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। वो चाहे आपकी सिलेंडर हो सकती है, चाहे आपकी स्फीयर हो सकती है, चाहे आपकी क्यूब हो सकती है, कि आपकी क्यूबॉइड हो सकती है। दूसरा होता है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। थर्ड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी E ऑलवेज इज कांस्टेंट होना चाहिए। और एंगल बिटवीन E एंड DS या तो आपके पास 0 डिग्री होना चाहिए या आपके पास जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है।